Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students. So class 10th मैंने ऑलरेडी आपका लेटर टू द गॉड का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है. मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाई थी, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया और आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट कर लिया. तो 3 वीडियोस आपकी इस सेशन की कंप्लीट हो गई. अभी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपकी 2 पोएम्स कवर कर लूँगा. इस वाले लेक्चर में मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पढ़ाने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ में पोएटिक डिवाइसेस बता दूंगा और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगा सो दैट आपका ये दोनों पोएम्स भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी. सो वेलकम. और अगर कोई भी पहली बार मेरी क्लास में आए, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो माई नेम इज़ हिमाल शर्मा. आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर एंड ऑल्सो एन अकेडमी प्लस एजुकेटर. अगर आप मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं अकेडमी पर तो मेरी फ्री क्लासेस आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएंगी. तो मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप मेरी फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो. और फॉर डाउट्स एंड नोट्स या कोई और क्वेरी है उसके लिए आप मेरा सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी थी, दैट इज द रोड नॉट टेकन. वैसे एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी पोएम है यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो. तो ये पोएम हमें ये चीज़ बताती है कि हमें सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए. अगर आपने देखा होगा तो सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं, हमारी कंट्री में भी होते हैं कि ट्यूसडे को ये मत करो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहाँ से चलो मत, है ना, या किसी चीज़ को अशुभ माना जाता है. सेम चीज़ यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी कुछ चीज़ों को बैड ओमेन माना जाता है, अशुभ माना जाता है. और वैसे ही 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है. एक है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो जहाँ पे स्नोफॉल होती है उन एरियाज में उगता है. उसकी पॉइजनस लीफ होती है जिसकी वजह से उसको एक बैड ओमन माना जाता है. सिमिलरली वेस्टर्न कल्चर में क्रो को भी एक बैड ओमन माना जाता है. तो ठीक है, तो यही मेंटालिटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस छोटी सी पोएम से लोगों की चेंज करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. स्नो के बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो, है ना. बिल्कुल लाइट माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, उसको बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि एक दिन वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और हेमलॉक ट्री के ऊपर खूब सारी बर्फ थी. तो एक क्रो आया और उस ट्री के ऊपर जाके बैठ गया. अब हो सकता है क्रो ने अपने विंग्स हिलाए हों या क्रो ने मूवमेंट की हो कि क्रो के बैठने की वजह से क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो है वो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिर गया, है ना. मतलब ये शोल्डर्स पे गिर गया, उनके कपड़ों पे गिर गया. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है. हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि एक दिन एक क्रो ने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी. शुक डाउन होता है शेक करके कोई चीज नीचे गिराना. उसने क्या किया, जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिरा दी. नेक्स्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब यहां से पोएट लोगों की मेंटालिटी क्लियर कर रहे हैं कि जनरली इनको तो बैड ओमन माना जाता था, बट पोएट के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से पोएट का के साथ अच्छा हुआ. क्या हुआ, पोएट का मूड चेंज हो गया. मतलब सुबह से पोएट का दिन खराब जा रहा था, सुबह से पोएट के दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, है ना. पोएट बहुत सैड फील कर रहे थे, बट फाइनली जब ये डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर गिरी तो इस नेचर की ब्यूटी की वजह से, स्नो की ब्यूटी की वजह से, उस पूरे सिनेरियो की वजह से पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया. उनका हार्ट थोड़ा सा चेंज हो गया. मतलब जो बुरा दिन जा रहा था वो अब अच्छा हो गया. पोएट ने हैप्पीनेस फील करी जब स्नो उनके ऊपर आकर गिरी. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड मतलब रिग्रेट. पोएट कह रहा है कि अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो मेरा पूरा दिन खराब जाता, मैं रिग्रेट करता कि आज का दिन मेरा व्यर्थ चला गया, वेस्ट हो गया. बट वो डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से मैं रिग्रेट करने से बच गया, है ना. जो मेरा सम पार्ट ऑफ द डे आई र्यूड, यहाँ का मतलब है जो थोड़ा सा मेरा दिन का समय बचा था वो मेरा एक अच्छा बीत गया डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से, अदरवाइज मैं रिग्रेट करता. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी पोएम है. फिर से सुनो. एक दिन पोएट हमारे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं जिसको बैड ओमन माना जाता है. एक क्रोस ट्री पर आकर बैठता है, कुछ मूवमेंट करता है जिसकी वजह से बर्फ के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, स्नो के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स पोएट पर गिर जाते हैं. उससे क्या होता है, पोएट का दिन सुबह से खराब जा रहा होता है ना. थोड़ा सा ही पार्ट उनके दिन का बचा होता है. अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो पोएट जरूर इसको रिग्रेट करते, बट अब वो रिग्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मूड चेंज हो गया,
है ना, वो सैड फील कर रहे थे, वो अचानक से अब हैप्पी फील करने लगे। सो दिस इज योर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस बता देता हूँ। अगर आप देखोगे, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, देखो ये सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है, आप देख सकते हो ये सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये भी सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो जब सेंटेंसेस आगे कंटिन्यू होते हैं, जैसे एक लाइन में आपका सेंटेंस खत्म ना हो, वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो, तो इस पोएटिक डिवाइसेस को कहते हैं एंजैबमेंट। ठीक है, इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं, एंजैबमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हो रहा है वो ये है वोवल साउंड। देखो, शुक में ओ की साउंड, डाउन में ओ की साउंड, ऑन में ओ की साउंड। तो जब वोवल साउंड बार बार सेंटेंस में रिपीट होती है, इसको कहते हैं एजोनेंस। जब वोवल साउंड बार बार रिपीट होती है, इसको क्या कहते हैं, एजोनेंस। शुक में ओ की साउंड, डाउन में ओ की साउंड, ओ में ओ की साउंड, ऑन में ओ की साउंड। नेक्स्ट, हैज गिवन माई हार्ट। अगर आप देखोगे हैज में एच और हार्ट में एच, जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की बिगिनिंग में रिपीट होती है, दिस इज एलिटरेशन, दिस इज एलिटरेशन। अगेन, सेव्ड सम पार्ट, दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, देखो ये भी आगे रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एंजैबमेंट। ये भी क्या है, ये भी एंजैबमेंट है। ठीक है, मतलब सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टैंजा में वही कंटिन्यू हो रहा है। और यहां पे एक और पोएटिक डिवाइस है, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो, जरूरी नहीं वर्ड के बिगनिंग में, कहीं पे भी रिपीट हो सकती है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बिगनिंग में रिपीट होती है, दैट इज एलिट्रेशन। बट अगर मिडल में, एंड में, कहीं पे भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज कॉन्सोनेंस। जैसे डे में डी, हैड में डी, र्यूड में डी। यहां पर ये एलिट्रेशन इसलिए था, एच और एच स्टार्टिंग में था, एस और एस स्टार्टिंग में था। बट अब देखो यहां वाला डी स्टार्टिंग में, बट हैड का डी स्टार्टिंग में, र्यूड का डी स्टार्टिंग में नहीं है। तो जब इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, इट इज नोन एज कॉन्सोनेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पोएम करते हैं, फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस से पोएट हमें ये मैसेज देंगे, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, कि हमें इतना मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, हमें इतना डिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, हमें लोगों को हेट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो फायर एंड आइस है, सिंबॉलिक पोएम है। इसमें जो मेन पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज सिंबॉलिज्म। ठीक है, तो ये पहले ही बता देता हूँ, इसमें जो मेन पोएटिक डिवाइस यूज होता है दैट इज सिंबॉलिज्म। मतलब यहाँ पे फायर एंड आइस का लिटरल मीनिंग आग और पानी नहीं है, मतलब बर्फ नहीं है। यहाँ पे जो फायर है, एक मिनट, हाँ बच्चे, यहाँ पे ये जो फायर है, ये फायर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिजायर। डिजायर क्या होता है, पागलपन, किसी चीज को चाहने का पागलपन। दैट कैन बी डिजायर फॉर लव, दैट कैन बी डिजायर फॉर पावर, दैट कैन बी डिजायर फॉर मनी, डिजायर फॉर मटीरियलिस्टिक चीजें। और जो आइस है, दैट इज द कोल्ड बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स ईच अदर, हेट्रेड, कि आजकल लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं बचा है, हर कोई एक दूसरे को हेट कर रहा है। तो ये सिंबॉलिक पोएम है। फायर यहाँ पे डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइस यहाँ पे हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए पोएम पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पोएट कह रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वर्ल्ड है, अगर ये खत्म होगा, इसके खत्म होने का जो रीजन होगा वो होगा फायर, दैट इज डिजायर। कि जो लोगों के बीच में पैसे को लेकर, प्यार को लेकर, पावर को लेकर ये जो बढ़ती आग है, ये जो बढ़ती डिजायर है, इसकी वजह से ये दुनिया जरूर खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी आइस की वजह से, मतलब हेट्रेड की वजह से, जो लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट पोएट कह रहे, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में, लोगों को डिजायर के पीछे पागल होते हुए देखा है, मैं उन लोगों को फेवर करता हूं जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड किसकी वजह से एंड होगा, डिजायर की वजह से होगा। मतलब पोएट कह रहे हैं कि दोनों में से अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि डिजायर एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसकी वजह से वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो पहला पैराग्राफ बहुत सिंपल है। पोएट कह रहे हैं, कुछ सेट ऑफ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड डिजायर की वजह से एंड होगा, कुछ सेट ऑफ लोग कहते हैं वर्ल्ड हेट्रेड की वजह से एंड होगा। बट वो कह रहे जितना मैंने टेस्ट किया है डिजायर को, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कहता हूं कि जो मेन रीजन है, नंबर 1 रीजन है वर्ल्ड के एंड होने का, दैट इज योर डिजायर। अब देखो नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहेंगे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब एंड, बट मान लो अगर वर्ल्ड को 2 बार एंड होना हो, कहने का मतलब है अगर डिजायर के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, तो उसी चीज को वो इस तरीके से कह रहे हैं कि मान लो अगर दुनिया 2 बार खत्म हो सकती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट,
वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे डिजायर के बारे में पता है, मैंने हेट्रेड को भी बहुत ध्यान से बारीकी से लोगों के मन में देखा है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. वो कह रहे हैं अगर वर्ल्ड खत्म होना है तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ डिजायर ही है, आइस मतलब हेट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये अर्थ खत्म हो सकती है. एंड वुड सफाइस मतलब वो भी एक सफिशिएंट फैक्टर है. इवन पोएट देखो फेवर कर रहे हैं किसको, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, पोएट किसको फेवर कर रहे हैं, डिजायर को. बट वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हेट्रेड का कोई इंपैक्ट ही नहीं है. अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना होगा, मतलब अगर डिजायर के बाद अगर हम कोई ऐसा फैक्टर देखें जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो सकती है तो वो होगा हेट्रेड, क्योंकि पोएट ने हेट्रेड को भी बहुत ही ध्यान से देखा है, हेट्रेड को भी उन्होंने लोगों के मन में एक्सपीरियंस किया है. तो वो कह रहे हैं वर्ल्ड को एंड होने के लिए जो हेट्रेड है ये भी बहुत ग्रेट है और बहुत ही एक सफिशिएंट प्रोमिनेंट फैक्टर है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम फायर एंड आइस. बहुत ही सिंपल सी पोएम थी बच्चे. अब इसके जल्दी से हम ऐसा करते हैं, ठीक है, अब इसके जल्दी से पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. देखो जब दो स्टैंजा सेंटेंस के सेम ही वर्ड से बिगिन करते हैं, जैसे यहां पे सम है, यहां पे सम है, सो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एनाफोरा. ठीक है, दिस पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा. जस्ट वेट 1 सेकेंड. हाँ देखो, सम एंड सम, दिस इज एनाफोरा. समझ आया, सेम ही वर्ड से दो सेंटेंसेस बिगिन कर रहे हैं. अब देखो सम से सम से सम से सम से एस साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिटरेशन. एस साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिटरेशन. ऑल्सो फेवर और फायर, दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन. फेवर एंड फायर, दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन. अगर हम इस लाइन में देखें, विल में आई, इन में आई, फायर में आई, वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एजोनेंस, है ना. वॉवल साउंड जो रिपीट हो रहा है, दिस इज एजोनेंस. ठीक है, तो देखो सम और सम ये एनोफोरा आ गया, सम से में एस एस रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन आ गया. फेवर फायर में एफ और एफ रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन आ गया. और ये आई वाला साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज एजोनेंस. अगला देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से द फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. अब आप देखो, आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो यहां पे ये चीज रिपीट हो रही है, यहां पे ये चीज रिपीट हो रही है, मतलब आप देख रहे हो आइस के बाद इज ऑल्सो ग्रेट, ये आगे कंटिन्यूशन में है. ग्रेट एंड वुड सफाइस आगे कंटिन्यूशन में. तो दिस इज एंजैबमेंट. ये क्या है, एंजैबमेंट. ठीक है, हाँ. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन. ये थी आपकी पोएटिक डिवाइसेस, और मैंने सिंबॉलिज्म तो बता दिया. सिंबॉलिज्म तो मेन पोएटिक डिवाइस है कि फायर का सिंबल डिजायर है, आइस का सिंबल हेट्रेड है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ अपने जरूर शेयर करना. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल. और मैंने क्लास 10th की प्लेलिस्ट बना दी है न्यू सेशन की, वो प्लेलिस्ट देख लो. अब उसमें 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अपना सिलेबस साथ साथ मेरी वीडियोस के साथ कंप्लीट करते रहो. क्वेश्चन आंसर्स एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे.